यहाँ हम पढ़ेंगे अब लाप्लास रूपांतर को सोल्व करने के लिए जो फॉर्मूले हमें चाहिए होते हैं उन फॉर्मूलों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वो जितने भी फॉर्मूले उन सबका मैं प्रूफ आपको यहाँ पे करवाऊँगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ते हैं हम। तो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला है इकाई का लाप्लास रूपांतर। इकाई का लाप्लास रूपांतर ये कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है और ये आपको याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है। सिर्फ आपको ये पता रखना है कि इकाई का लाप्लास रूपांतर का मतलब क्या है। इकाई का लाप्लास रूपांतर का मतलब ये होता है कि जो एपेक्स है वो हमारे पास यहाँ पे 1 दिया हुआ है। यहाँ पे एपेक्स का मान हमारे पास 1 है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं। ये जो L1P लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि मैंने बोला था आपको डेफिनेशन में मैंने बताया था कि P को हटाकर भी आप लिख सकते हो। तो बिना P के आप लिखोगे तो यहाँ पे केवल 1 लिख सकते हो और इस 1 का लाप्लास रूपांतर क्या होता है 1/P होता है। तो इसको हम प्रूव करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एपेक्स हमारे पास 1 है यहाँ पे। तो हमारा जो डेफिनेशन था, जो हमारा लाप्लास रूपांतर की जो परिभाषा थी, उस परिभाषा में हमने ये पढ़ा था कि जो एपेक्स होता है वो एपेक्स यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि एपेक्स का रूपांतर हम यहाँ पे ज्ञात करना चाहते हैं। तो एपेक्स का मान हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद हमें इसका आंसर मिलेगा। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम यहाँ पे। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप ये मिलेगा और इसका यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो आपको 1/P मिलेगा। तो लिमिट पुट करके आपको दिखा देता हूँ मैं। जब आप यहाँ पे इनफाइनाइट वाली लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे -∞P आएगा और फिर यहाँ पे आप माइनस करोगे और 0 लिमिट पुट करोगे यहाँ पे तो e⁻0/P आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो e⁻∞ 0 होता है, इसलिए ये लिमिट तो 0 हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस है और ये अंदर भी माइनस है फॉर्मूले में, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो यहाँ पे माइनस है और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा और e⁻0 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ गया 1/P। तो इस तरह से हमने ये पहला जो फॉर्मूला था इसको प्रूव कर दिया कि 1 का जो लाप्लास रूपांतर होता है वो 1/P होता है। तो ये आप याद भी रख सकते हो और आप चाहो तो नहीं भी याद रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम दूसरा फॉर्मूला समझते हैं यहाँ पे। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास तत्समक फलन। तो तत्समक फलन का मतलब ये होता है कि जो एपेक्स होता है वो एपेक्स का मान हमारे पास x होता है। ये एपेक्स का मान x होता है, इसे हम तत्समक फलन कहते हैं। ये जो एपेक्स है यदि ये x होता है तो इसको हम तत्समक फलन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो LXP ज्ञात करना है हमें। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो LX, क्योंकि आपको पता है कि P को हटाकर भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा पास दूसरा फॉर्मूला है, हमें x का लाप्लास रूपांतर ज्ञात करना है। तो x का लाप्लास रूपांतर आप ज्ञात करोगे तो 1/P⁻2 मिलेगा आपको। तो ये कैसे मिलेगा, तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है ये फॉर्मूला। यहाँ पे आप देख सकते हो कि x⁻n के लिए ये फॉर्मूला है। तो x की पावर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x⁻1 है। तो यहाँ पे n का मान हमारे पास 1 है। तो n का मान 1 पुट करोगे, आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हो और यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, कहीं पे भी पुट करो। n का मान मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे जाएगा 1 का फैक्टोरियल अपॉन P⁻1 + 1। तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1/P⁻2। तो आपने देखा कि यहाँ पे 1/P⁻2 आपको मिल चुका है। तो ये आंसर कैसे मिला, ये इस फॉर्मूले से मिला। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो अभी हम तीसरा जो फॉर्मूला पढ़ेंगे उसके अंदर मैं इसको प्रूव करूँगा। और यदि आप चाहो तो जैसे हमने पहला फॉर्मूला इस तरह से डेफिनेशन को यूज में लेकर सोल्व किया, उस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो आप क्या करोगे, इसको इस तरह से लिखोगे। यहाँ पे हमारी जो डेफिनेशन है उसके अंदर आप वैल्यू पुट करोगे। तो आप क्या करोगे, x का लाप्लास रूपांतर ज्ञात करना है आपको। तो आप ऐसे करोगे, 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन करना है आपको और e⁻⁻px का करना है और यहाँ पे एपेक्स का मान लिखना है। और यहाँ पे देखो एपेक्स का मान यहाँ पे क्या होगा, आपके पास x होगा। तो यहाँ पे हम x लिखेंगे। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो भी आपको 1/Px² मिलेगा। अभी इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज में लेंगे, यानी कि जिसको आप आइलेट बोलते हो वो आइलेट वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे। तो इसको हम फर्स्ट फलन मानेंगे और इसको हम सेकंड फलन मानेंगे और इसकी सहायता से हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा आगे तक सोल्व करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि प्रथम फलन हमारे पास क्या है, x। एक तो x तो ऐसे कैसे आएगा। फिर क्या करते हैं, सेकंड फलन का इंटीग्रेशन। सेकंड फलन कौन सा हमारे पास, ये है। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन होगा e⁻⁻Px/-P। फिर आता है माइनस। फिर माइनस के बाद में क्या आता है, वापस इंटीग्रेशन आता है। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आता है कि जो फर्स्ट फलन है उसका अवकलन। तो x का अवकलन तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻⁻Px/-P।
ये होता है इसका इंटीग्रेशन। और यहाँ पे लिमिट दी हुई है तो लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे हम 0 से इनफाइनाइट, और इसकी भी लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे भी हम कोष्टक लगा के लिमिट लिख देंगे 0 से इनफाइनाइट। अब आप इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने के बाद भी आपको 1/px² मिलेगा, क्योंकि इसको सोल्व करोगे आप तो इसको सोल्व करने के बाद आपको 0 मिलेगा। इसकी वैल्यू तो आपको लिमिट रखने से 0 मिल जाएगी। और इसको आप आगे तक सोल्व करोगे, एक बार यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन करके ये लिमिट पुट करोगे तो आपको 1/px² मिलेगा। आप करके देख सकते हो। अब इसके बाद में हम तीसरा फॉर्मूला सोल्व करते हैं। यहाँ पे ये तीसरा फॉर्मूला हम सोल्व करते हैं यहाँ पे, जो अभी मैंने डायरेक्ट यूज में लिया था सेकंड के लिए। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हो आप, इसकी जो लिमिट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो n है, n का मान आप क्या क्या पुट कर सकते हो। तो n की ये कंडीशन है, यहाँ पे n का मान रियल नंबर होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, वरना ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और यहाँ पे ये जो p का मान है, p का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। हाँ, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि कन्वर्जेंट, p कन्वर्जेंट होना चाहिए। उसका मीनिंग यही है कि यहाँ पे जो भी आपको डिवाइड में दिख रहा है उसको आप यहाँ पे आपको p की पावर n+1 दिख रहा है, ये डिवाइड में दिख रहा है, तो कन्वर्जेंट का मतलब ये है कि 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 0 से बड़ा होना चाहिए तो इसका मीनिंग ये निकलता है यहाँ पे कि p का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए ये कंडीशन लगी हुई है यहाँ पे, ये कन्वर्जेंट की वजह से लगती है ये कंडीशन। तो अब यहाँ पे मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो हमारे पास यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि एपेक्स का जो मान है हमारे पास वो x की पावर n है। यहाँ पे इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा है, यहाँ पे x की पावर n है, तो एपेक्स का मान हमारे पास x की पावर n है। तो जो इसकी परिभाषा है उसके अंदर हम एपेक्स का मान, यहाँ पे देखो परिभाषा के अंदर एपेक्स का मान मैंने x की पावर n रख दिया। अब इसको सोल्व करने का जो तरीका है वो इंटीग्रेशन करना है हमें। तो इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को मैं यहाँ पे यूज में लूँगा, जिसको आप आइलेट बोलते हो। वो आइलेट वाला जो फॉर्मूला है उसकी सहायता से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट मानेंगे हम। तो ये पहला पार्ट, इसको तो मैं पहला भाग मान लूँगा, और ये जो है इसको मैं दूसरा फलन मानूंगा। अब इसका आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप इंटीग्रेशन करोगे, आप तो इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे आपको ये फलन मिलेगा यहाँ पे। तो ये कैसे मिला मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने इसको पहला फलन माना तो पहला फलन तो सेम बनेगा, सेम ऐसे कैसे आएगा, और इसको आपने दूसरा फलन माना है तो दूसरा फलन का क्या होता है, इंटीग्रेशन आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो e की पावर माइनस का px और -1/p, ये इंटीग्रेशन आ चुका है। तो और आगे आता है, आगे इसके बाद में क्या होता है, वापस समाकलन होता है, और समाकलन के बाद में क्या आता है, जो फर्स्ट फलन होता है उसका अवकलन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो n x की पावर n-1, ये इसका फर्स्ट अवकलन हो चुका है। और इसके बाद में जो सेकंड फलन होता है, ये सेकंड फलन है हमारा, तो सेकंड फलन का क्या आता है, इंटीग्रेशन आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो e की पावर माइनस का px 1/p, ये इसका इंटीग्रेशन है। और इसके बाद में क्या है कि 0 से इनफाइनाइट लिमिट है, तो यहाँ पे भी हमने 0 से इनफाइनाइट लिमिट लगा दी, और यहाँ पे भी हमने लिमिट लगा दी, यानी कि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हमने यहाँ पे यूज में लिया है, जिसको आप आइलेट बोलते हो। तो इसको यूज में लेने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि ये लिमिट हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे लिमिट पुट करने का जो सही तरीका वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको कि यहाँ पे मान लो एक एपेक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लिमिट पुट करना है a से b तक। तो इसका मतलब हमने आपने ऐसा पढ़ा होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, b लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस करेंगे, a लिमिट पुट करेंगे। ये आपने पढ़ा है, ये आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, क्योंकि हम जैसे लिमिट पुट करते हैं तो हमें एक निश्चित वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पे हमने फिक्स वैल्यू मिलती है, लेकिन ये अपरिभाषित प्राप्त हो। मान लो ये b का वैल्यू पुट करते हैं अपरिभाषित हो, तो इसका मतलब ये कि लिमिट को ऐसे पुट नहीं करते। इस लिमिट को जो पुट करने का जो सही तरीका है, ये एक्चुअली जो सही तरीका है वो नहीं है, ये डायरेक्ट तरीका है। सही तरीका ये है कि हम इस तरह से लिमिट पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिमिट को हम क्या करेंगे, x का मान सबसे पहले हम b पुट करेंगे, यहाँ पे लिमिट को b तक पुट करेंगे और एपेक्स के लिए पुट करेंगे। उसके बाद माइनस करेंगे, फिर लिमिट पुट करेंगे x को a के लिए और एपेक्स आएगा यहाँ पे। तो ये होता है लिमिट पुट करने का सही तरीका। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी पुट कर देते हैं, लेकिन डायरेक्ट पुट करने के बाद हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। वैल्यू नहीं मिलती, इसका मतलब हमें ये लिमिट पुट करके देखना है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि मैं यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करूँगा तो इनफाइनाइट पुट करने के बाद मुझे डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ एक बार इस लिमिट को। तो यहाँ पे ये जो लिमिट है इसमें इनफाइनाइट पुट करोगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आप क्या करोगे, ये लगाओगे यहाँ पे, और ये लो लिमिट यहाँ पे 0 है, 0 तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट 0 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो x का मान यहाँ पे 0 रखोगे आप तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। इसलिए लो लिमिट को तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, और जो हाई लिमिट थी इसकी इनफाइनाइट, इसको मैंने यहाँ पे लिखा। और ये 0 कैसे होता है,
ये देखो यहाँ पे ये जीरो होता है। ये जीरो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जैसे आप इनफाइनाइट पुट करोगे यहाँ पे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट, ये हमेशा जीरो होता है, इसलिए ये जीरो हो जाएगा। तो ये तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसको हमने इस तरह से लिख दिया आप, क्योंकि यही फंक्शन बचा था, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यदि आपने नोट किया हो तो, कि यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्ट यहाँ पे x की पावर n था, तो x की पावर n किस में बदल चुका है? यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने आइलेट लगाया इसमें, तो आइलेट लगाने से क्या हुआ, n था तो यहाँ पे n के स्थान पे क्या आ गया, n-1 आ चुका है। और यहाँ पे देखो एक n यहाँ से बाहर निकल चुका है। तो ये इस फॉर्मूले से मुझे ये समझ में आ रहा है, इन दोनों की तुलना करो आप, तो इन दोनों की तुलना करने से ये मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमने फर्स्ट टाइम इसका आइलेट फॉर्मूला, ये जो खंड समाकलन लगाया, इसमें एक बार खंड समाकलन लगाया, तो एक बार खंड समाकलन लगाने से एक घात कम हो गई और एक बार ये बाहर आ चुका। अब मान लो मैं एक बार फिर से इसमें खंड समाकलन लगाऊंगा तो क्या होगा, ये जो n है n/p, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, और ये जो घात है ये एक कम हो जाएगी, और ये जो घात है ये बाहर आती है। देखो यहाँ पे n है तो n बाहर आ चुकी। इसके अंदर इस बार क्या होगा, ये n-1 है तो ये घात बाहर आ जाएगी n-1, और आगे क्या होगा, फिर से वापस यही पद आ जाएगा, और e की पावर माइनस का px ये भी ऐसे कैसे आ जाएगा, और एक घात फिर से कम हो जाएगी, यानी कि n-2 हो जाएगी। यानी कि इस तरह से घात कम होती जाएगी। तो ये घात कब तक कम होगी, जब तक ये जीरो नहीं हो जाए। और जीरो कब होगी, जब यहाँ से यहाँ पे n- हो जाए। तो n- कब होगी, जब इसका n बार खंड समाकलन करेंगे। हम n बार खंड समाकलन करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता देता हूँ कि जब हम इसको n बार यानी कि बार बार लगाएंगे, कितनी बार लगाएंगे, n बार करेंगे तो हमें ये खंड समाकलन मिलेगा यहाँ पे। क्योंकि n बार करेंगे तो यहाँ पे n- होगा तो x की पावर 0 हो जाएगी, केवल यही पद बचेगा हमारे पास। तो केवल ये पद बचा है और ये यहाँ पे बाहर निकलेगा। सबसे पहले n बाहर निकला, फिर n-1, फिर n-2, तो यहाँ ऐसे करते हुए सभी यहाँ पे बाहर निकल चुकी है। तो इसको मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख सकता हूँ अब यहाँ पे, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा कि ये n फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे मैंने n फैक्टोरियल लिख दिया इसको। और ये p की पावर n है तो मैंने इसको p की पावर n लिख दिया। क्योंकि यहाँ पे p की पावर n कैसे हुआ, यहाँ पे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहली बार हमने खंड समाकलन किया तो यहाँ पे p आया, एक बार समाकलन करने से एक p आ गया, 2 बार करेंगे तो p की पावर 2 आएगा, 3 बार करेंगे तो p की पावर 3 आएगा। इस तरह से n बार करेंगे तो p की पावर n यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। इससे आप लगा के देख सकते हो, 2-3 बार खंड समाकलन करके देख सकते हो, आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से हमें ये फंक्शन मिलेगा। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो p की पावर n और एक p फिर से आ गया तो p की पावर n+1 हो गया। तो ये फॉर्मूला हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो n है, n का मान क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कभी कभार n का मान, मान लो n का मान हमने 1/2 पुट कर दिया, फिर तो ये फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा, क्योंकि फैक्टोरियल का हाफ होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, गामा प्लान यूज में ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि n+1 इसका जो गामा प्लान होता है ये क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। तो n फैक्टोरियल के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, n+1 का ये गामा प्लान के रूप में मैंने इसको यूज में ले लिया। अब यहाँ पे यदि आप हाफ n/2 लिख देते हो, n का मान 1/2, तो भी इसको सोल्व कर सकते हैं। n का मान आप यदि 3/2 लिखोगे तो भी इसको सोल्व कर सकते हैं। n का मान यदि आप 4/3 रख दो तो भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसको सोल्व कर सकते हैं तो यहाँ पे हमें दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये भी और ये भी। आप इसको याद नहीं रखोगे, ये जो फॉर्मूला है इसको याद नहीं रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये तो जरूर याद होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे x की पावर n है, x की पावर n को आप डायरेक्ट सोल्व करोगे तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हमने 3 फॉर्मूले यहाँ पे पढ़ लिए, चौथा फॉर्मूला पढ़ते हैं अब हम। तो हमारे पास देखो चौथा फॉर्मूला इस तरह से है। यहाँ पे आपको याद रखने के लिए मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो अक्ष के साथ में यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे प्लस का है, मान लिया ए प्लस का, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का आएगा। यानी कि यहाँ पे जो चिन्ह आएगा उसको चेंज करके यहाँ पे लिखना है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसको हम प्रूव करते हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये कंडीशन है वो कैसी आई, कन्वर्जेंट की वजह से। कन्वर्जेंट में क्या था कि ये कभी भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा होगा p माइनस ए, 0 से बड़ा होगा तो ये कंडीशन इस तरह से बन जाएगी कि p का मान a से बड़ा होना चाहिए। अब मैं इसको प्रूव करता हूँ यहाँ पे। तो प्रूव करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि एपक्स का मान क्या होगा, हमारे पास e की पावर ax होगा। क्योंकि इसको देख के आप बता सकते हो कि एपक्स का मान e की पावर ax होगा। और ये जो लिखा हुआ है इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, p को हटाकर आप इस तरह से लिख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे e की पावर ax है, यहाँ पे
ई की पावर ए एक्स है, ये गलत हो चुका है थोड़ा सा, आप ध्यान रख सकते हो। तो ई की पावर ए एक्स है और यहाँ पे देख सकते हो एपेक्स आता है, तो एपेक्स के स्थान पे क्या लिख दिया मैंने, ई की पावर ए एक्स। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे घातीय समान है, ये आधार समान, यहाँ पे भी ई है यहाँ पे भी है, तो घातों को मैं ऐड करके लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने इस घात को ऐड करके लिख दिया यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा, तो इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे ये फंक्शन मिलेगा यहाँ पे। तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब इंटीग्रेशन करने के बाद ये लिमिट पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/p - a। अब ये कैसे मिला, ये लिमिट मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या है, p बड़ा है और a छोटा है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये नेगेटिव मिलेगा आपको, तो मैं इसको नेगेटिव करके लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूँ, e की पावर -p - a x। अब ये सही लिख दिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखो p बड़ा है और a छोटा है, तो a को माइनस किया है मैंने यहाँ पे। और नीचे क्या आएगा, यहाँ पे पूरा नीचे आएगा यहाँ पे a - p। अब ये लिमिट यहाँ पे पुट करो आप। यदि आप इनफाइनाइट पुट करोगे, यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो क्या होगा कि e की पावर माइनस का इनफाइनाइट आएगा ऊपर तो, और नीचे बचेगा a - p। फिर आएगा माइनस, फिर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगा और नीचे आएगा a - p। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा 0, तो ये तो हो गया 0, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये माइनस है, और यहाँ पे इसको मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेकर मैं इसको हटा दूंगा, तो e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, और ये p है जो p को मैं पहले लिख दूंगा और a को बाद में, तो ये माइनस यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से 1/p - a, ये इसका आंसर मैंने प्रूव कर दिया है। तो एग्जाम ये चौथा जो फॉर्मूला था ये भी हमने प्रूव कर दिया। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद में रखना है। अब पांचवा फॉर्मूला हम प्रूव करते हैं यहाँ पे। तो 5वें नंबर पे हमने ये फॉर्मूला लिया है यहाँ पे sin hx। इसको हम प्रूव करेंगे। यहाँ पे इसका जो वैल्यू होता है इस तरह से होता है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो p का मान है ये mod a से अधिक होना चाहिए। ये कन्वर्जेंट की वजह से ये कंडीशन बनी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, sin hx का मान हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो sin hx का वैल्यू होती है ये इस तरह से होता है, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे इस तरह से होता है कि sin h यहाँ पे a आए, मान लो यहाँ पे a हो, sin h a, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं e की पावर a माइनस e की पावर -a अपॉन 2। ये होता है इसका फॉर्मूला, यानी कि साइन के यहाँ पे जो भी आता है उसको हम e की पावर के रूप में लिखते हैं, एक बार प्लस का एक बार फिर माइनस का, और दोनों के बीच में माइनस बटे हुआ 2। तो यहाँ पे ax आ रहा है, तो यहाँ पे e की पावर ax फिर माइनस फिर e की पावर माइनस का x डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो मैंने आपको लीनियर प्रॉपर्टी में बताया था कि कांस्टेंट को हम लाप्लास से बाहर लिख सकते हैं। तो मैं कांस्टेंट को लाप्लास से बाहर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे देखो 1/2 को मैंने लाप्लास से बाहर कर दिया, और यहाँ पे देखो ये प्लस है ये माइनस है बीच में, तो प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी हो हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो मैंने लाप्लास को अलग अलग कर देता हूँ यहाँ से। तो मैंने e की पावर ax में कर दिया और एक बार कर दिया e की पावर -ax में। अब आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर्टी नंबर 4, ये जो फोर्थ फॉर्मूला है यही बन गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये e की पावर ax का है और यहाँ पे भी e की पावर ax दिख रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट वैल्यू में यहाँ पे पुट करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको तो मैंने ये लिख दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो a का चिन्ह चेंज हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि a पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आया नेगेटिव, अगर a नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो a नेगेटिव का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे पॉजिटिव का आ जाएगा, तो यहाँ पे p + a हो गया। अब इस फॉर्मूले को मैं आगे सोल्व कर सकता हूँ, यहाँ पे लघुत्तम लेके मैं इसको आगे सोल्व करूँगा। तो लघुत्तम लेके मैं इसको सोल्व करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया कि sin h ax इसका जो लाप्लास रूपांतर होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ पे ये a कांस्टेंट है। अब हम आगे फॉर्मूला और सोल्व करते हैं cos h ax का। तो cos h ax को फॉर्मूला होगा, उसको सोल्व करने के लिए भी हम cos h ax का फॉर्मूला यूज मिलेंगे, cos h a। मान लो ये है हमारे पास cos h a, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है e की पावर a, यहाँ पे प्लस आता है फिर यहाँ पे e की पावर माइनस का a अपॉन 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो साइन वाला फॉर्मूला था उसके अंदर माइनस आता है, cos h वाला जो फॉर्मूला है उसमें प्लस आता है, बस इतना सा ही अंतर है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हम इसका लाप्लास ले रहे हैं यहाँ पे लाप्लास रूपांतर, तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला पुट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या है ax, इसलिए यहाँ पे ऊपर ax आया है यहाँ पे e की पावर में। अब मैं इसका लाप्लास लूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो ये 1/2 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मैं कांस्टेंट को बाहर ले लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने कांस्टेंट को तो बाहर कर दिया,
अब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे लाप्लांस है, ये प्लस का चिन्ह था, तो प्लस का जब भी आता है प्लस या माइनस तो हम लाप्लांस को अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे e की पावर ax का लाप्लांस अलग कर दिया, e की पावर माइनस का ax इसका लाप्लांस मैंने अलग कर दिया यहाँ पे इस तरह से। अब ये जो लाप्लांस है इसका मैं सोल्व करके लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने जो फोर्थ फॉर्मूला पढ़ा था ये, इसके अंदर हमने e की पावर ax का लाप्लांस पढ़ा था। तो e की पावर ax का लाप्लांस मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। और आप यहाँ पे देख सकते हो यदि a माइनस का होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे प्लस का हो जाएगा। तो a जैसे यहाँ पे माइनस का होगा तो ये नीचे यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो हमारे पास ये फॉर्मूला मिल चुका है। अब मैं इसका लघुत्तम लेके इसको आगे सोल्व करूंगा। तो लघुत्तम लेके मैं इसको इस तरह से सोल्व करके लिख सकता हूँ। तो ये हो चुका हमारे पास छठा फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैंने 6 फॉर्मूले पढ़ लिए और अब और भी आगे फॉर्मूले पढ़ेंगे। अभी तो हम 7वां फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो ये 7वां फॉर्मूला है वो हमारे पास इस तरह से है। ये हमारे पास 7वां फॉर्मूला, यहाँ पे साइन ax का लाप्लास रूपांतर हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो साइन ax का लाप्लास रूपांतर होता है ये। अब ये कैसे आया इसको भी हम प्रूव करते हैं। वैसे आपको ये जितने भी फॉर्मूले आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सब आपको याद होने चाहिए। ये साइन ax का जो लाप्लास रूपांतर है वो ज्ञात करेंगे हम। तो हमने जो डेफिनेशन समझी थी उससे हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एपेक्स का मान हमारे पास क्या है, यहाँ पे साइन ax, यहाँ पे a कांस्टेंट है, ये साइन ax है। तो यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन है उसमें हम साइन ये एपेक्स का मान क्या रखेंगे, साइन ax रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी परिभाषा थी और परिभाषा के अंदर यहाँ पे क्या आता था, एपेक्स आता था। तो एपेक्स के स्थान पे मैंने लिख दिया साइन ax। अब ये जो परिभाषा है इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फॉर्मूला इससे आया है, यही फॉर्मूला मैंने इसका जो इम्पोर्टेंट परिणाम मैंने आपको लिखाए थे पहले ही, डेफिनेशन वाला जो वीडियो था उसके अंदर, वहीं पे ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये इस तरह का इंटीग्रेशन होता है, उसको हम डायरेक्ट इस तरह से करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला ये यूज में ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज में लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो e की पावर ax। तो यहाँ पे आप देख सकते हो e की पावर a का मान यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का p हो गया। और यहाँ पे क्या है, कोण में क्या आ रहा है आपको, bx आ रहा है, यानी और यहाँ पे क्या आ रहा है, ax आ रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी b आ रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, a पुट करेंगे, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। अब ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर आप लिमिट पुट करोगे। तो यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे तो इनफाइनाइट यदि आप पुट करोगे आप, तो यहाँ पे आप देखो माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, और वो तो हो जाएगा 0, यानी कि इनफाइनाइट जैसी पुट करोगे आपको 0 मिलेगा। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, 0 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा, यहाँ पे इस तरह से ये लिमिट मिलेगी आपको। तो ये इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। कई बार एग्जाम के अंदर ये जो अभी मैं प्रूव करवा रहा हूँ ये फॉर्मूले डायरेक्ट क्वेश्चन के रूम में दे दिए जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए, इसका प्रूफ भी आपको आना चाहिए। अब हम एक और फॉर्मूला यहाँ पे प्रूव करेंगे, फॉर्मूला नंबर 8। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी हमने साइन का किया था, अब हम कोस का कर रहे हैं यहाँ पे। तो कोस के लिए भी एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, वो फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एपेक्स देखेंगे। तो एपेक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोस ax है। तो हमारी जो परिभाषा थी उसके अंदर यहाँ पे एपेक्स आता था, तो एपेक्स के स्थान पे मैंने क्या कर दिया, कोस ax लिख दिया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज में लेंगे, ये होता है फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कोस के लिए, ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज में ले रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो e की पावर में क्या है, ax। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a का मान हम पुट करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस का p है, तो a के स्थान पे तो माइनस का p पुट करेंगे हम। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, कोण में आ रहा है bx, और यहाँ पे हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है, ax। यानी कि यहाँ पर जो b आ रहा है, b के स्थान पे हम क्या पुट करेंगे, a। और इस फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो हमें ये फॉर्मूला ये इक्वेशन मिली है। और इस इक्वेशन में हमारे पास लिमिट क्या है, 0 से इनफाइनाइट। तो 0 से इनफाइनाइट हम यहाँ पे पुट करेंगे। जब आप यहाँ पे इनफाइनाइट यूज में लोगे, यानी कि यहाँ पे आप इनफाइनाइट रखोगे, तो e की पावर माइनस का इनफाइनाइट और e की पावर माइनस का इनफाइनाइट, ये तो क्या होता है, 0 होता है। इसलिए ये इसके लिए तो हो जाएगा 0। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, 0 पुट करोगे। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा यहाँ पे ये। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव करना है। ये जो प्रूफ है ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और ये जो फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अब इसके लिए कुछ सावधानियां इस चैप्टर में, जब हम लाप्लास रूपांतर सोल्व करते हैं तो कुछ सावधानियां रखनी चाहिए हमें। तो सावधानियां इस तरह से है कि ये तो हमारा जो डेफिनेशन है वही है, जो हमारी परिभाषा है वही परिभाषा लिखी है मैंने यहाँ पे, कि यहाँ पे एपेक्स आता है और इसका इंटीग्रेशन करने से लाप्लास रूपांतर हमें प्राप्त होता है। ये बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ पे मान लो एपेक्स को मैं चेंज कर दूँ, एपेक्स के स्थान पे मैं क्या कर दूँ, x अपॉन a कर दूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी
एपेक्स के स्थान पे क्या हो गया, एक्स अपॉन ए हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, माइनस के पी एक्स है, तो यहाँ पे भी माइनस का पी एक्स ही रहना चाहिए, यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए। एक्स तो हमेशा एक्स ही रहेगा, तो भी ये सही है। लेकिन आप थोड़ा सा ऐसा कर देते हो, आपने ऐसा सोचा कि मैंने एक्स को चेंज कर दिया एक्स अपॉन ए से, और यहाँ पे भी आपने एक्स अपॉन ए कर दिया, और यहाँ पे भी, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे इस बार तो हमने चेंज नहीं किया था, यहाँ पे एक्स है, और लेकिन यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक्स बाई ए कर दिया, तो ये गलत है, फिर तो ये गलत हो जाएगा। कभी भी ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे जो चेंज होगा वो चेंज एपेक्स में होगा, ई की पावर एक्स में चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ई की पावर माइनस का पी एक्स, तो पी में चेंज हो सकता है, इसमें हो सकता है, लेकिन एक्स में कभी भी चेंज नहीं होगा। एक्स तो ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे एक्स को चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि ये ध्यान में रखना, आपको ये गलती कभी नहीं करना है। और जो अब हमने पढ़े थे, यहाँ पे 8 फॉर्मूले पढ़े थे, वो 8 फॉर्मूले की टेबल में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे देखो, ये पहला फॉर्मूला और ये दूसरा फॉर्मूला, ये दोनों तो इस तीसरे फॉर्मूले में आ जाएगी, क्योंकि एक्स का मान जैसे 0 पुट करोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। एक्स का मान यदि आप यहाँ पे यहाँ पे एन का मान यदि आप 0 पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा। एन का मान आप यदि 1 पुट करोगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला मिलेगा, और एन के लिए ये फॉर्मूला है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, और ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये जितने भी नीचे हैं ये सब याद रखना है। ये पहला और दूसरा याद नहीं रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नीचे के जितने फॉर्मूले ये सब आपको याद होने चाहिए, तो ये फॉर्मूले आपको याद करना है। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।